नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन 07 आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास कैरिकुलम लेकर। आज हमारा कंटेंट है, प्रकरण है, प्रसंग है ध्वनि का अध्ययन, स्टडी ऑफ साउंड। ध्वनि, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ध्वनि एक या ऐसे कहें कि भाषा ध्वन्यात्मक होती है। बिना ध्वनि के कोई भी भाषा नहीं है। तो इसी प्रकार से हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, जहाँ पर शब्द उसी प्रकार से लिखे जाते हैं जैसा उनका उच्चारण या अक्षरों की ध्वनि होती है। जहाँ एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर प्रयोग में लाया जाता है। यदि शब्दों को ठीक ढंग से उच्चारित किया जाए तो अक्षरों की ध्वनियों को सीखने के बाद विद्यार्थियों द्वारा शुद्ध उच्चारण किया जा सकेगा। ये तो इसकी प्रस्तावना मान लीजिए हो गया। अब हम देखते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि, अभी हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था वर्ण। वर्ण अर्थात अक्षर, अक्षर अर्थात लिपि, चिन्ह किसी भाषा की हो सकती है। हिंदी भाषा की लिपि, सबके नाम है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में हम अक्षरों को अभी पढ़े थे, अब ध्वनि को पढ़ेंगे, साउंड को। यानी कि जैसा हम देखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही लिखते हैं। तो ध्वनि विज्ञान में ये ध्वन्यात्मक भाषा है। तो इस आधार पर अपने भावों और विचारों को, अनुभवों को आदान प्रदान करने के लिए जो माध्यम हमारा है वही भाषा कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सकें। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना असंभव है। ध्वनि भाषा का मूल आधार है। मानव जिसके लिए बोलता है, जो बोलता है या जो वायु मुख से बाहर निकालता है, वाग इंद्रियों के द्वारा कुछ न कुछ वाणी प्रकट होती है और उसे ही हम, या कुछ न कुछ ध्वनि ही प्रकट होती है, उसे ही हम स्वनिम या ध्वनि कहते हैं। अंग्रेजी में इसे साउंड कहते हैं। वाद्य यंत्रों से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे हम साउंड कहते हैं। ध्वनि के अर्थ को देखें तो हमारे मुख के अवयव क्या हैं? काकल है, मूर्धा है, दंत है, तालु है, होष्ठ है, ये सब अवयव हैं। इन अवयवों से घर्षण करती हुई जो वायु, प्राण वायु बाहर निकलती है, वही ध्वनि या आवाज़, उर्दू में कहें तो आवाज़ कहलाती है। ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष चिन्ह ही अक्षर या लिपि कहलाते हैं। इसे ही वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर या वर्ण या उनका चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम जैसी ध्वनि निकालते हैं वैसा ही प्रतीक प्रयोग होता है, वैसी लिपि प्रयोग होती है, वही अक्षर प्रयोग होता है और आपकी वैज्ञानिक भाषा तैयार होती है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। अब हम देखेंगे ध्वनि के आवश्यक तत्व। ध्वनि के आवश्यक तत्व 3 मूल तत्व हैं, 3 या 4 कह लीजिए, 4 मूल तत्व हैं। पहला है स्पष्टता। स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है। यदि ध्वनि स्पष्ट नहीं होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण या उचित भाव ग्रहण नहीं कर सकेगा।
इसलिए इस ध्वनि का स्पष्ट होना आवश्यक तत्वों में शामिल है। दूसरा हमारा है शुद्धता। शुद्धता अर्थात यह ध्वनि का मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ नहीं किया जा सकता। ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता, इसलिए शुद्ध होगा। शुद्ध नहीं, मिला जुला होगा, विकार युक्त होगा, तो हम कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। तीसरा बिंदु है हमारा सार्थकता। सार्थकता अर्थात ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो, अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, न ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होनी चाहिए, यानी अर्थ सहित होना चाहिए जो वाणी है, जो ध्वनि है, और ध्वनि निरर्थक नहीं, अनावश्यक नहीं है, और पुनः पुनः न हो, बार बार उसकी आवृत्ति दोहराई न जाए, तभी वो सार्थक ध्वनि होगी। ध्वनि का आवश्यक तत्व है सार्थकता। अगला है तरंगता। तरंगता अर्थात जिसमें आरोह अवरोह का होना जरूरी है। आरोह अवरोह अर्थात उतार चढ़ाव। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाते हैं तो कभी हम कहीं गंभीर वार्ता कर रहे हैं तो धीरे बोलते हैं, और कभी ऐसे ही डांटना होता है तो तेज स्वर से तेज ध्वनि निकालते हैं। तो ये जो हमारा ये आरोह है, अवरोह है, बल है, यति गति है, ये सब तरंगता में आता है। ये चार आवश्यक तत्व हैं ध्वनि के: स्पष्टता, शुद्धता, सार्थकता और तरंगता। अब हम देखेंगे ध्वनि के मूल तत्वों की आवश्यकता क्यों है। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्वों की आवश्यकता को हम बिंदुवार देख सकते हैं। पहला बिंदु है कि ध्वनि के आवश्यक मूल तत्वों की आवश्यकता भावों, विचारों एवं अनुभवों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए आवश्यकता है कि अपने भाव और विचारों या अनुभवों को हम आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए हमें ध्वनि के मूल आवश्यक तत्वों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना भी संभव नहीं है, जैसा कि पूर्व में ही मैंने बताया। ध्वनि ही भाषा का मूल आधार है। किसी भी भाषा का ध्वनि मूल आधार है। ध्वनियों की पहचान के लिए इसके आवश्यक मूल तत्व जैसे अक्षर, वर्ण, शब्द तथा स्वर और व्यंजन आदि का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाना भी आवश्यक होता है। तो ये हो गए आपकी आवश्यक जो मूल तत्व हैं उनकी आवश्यकता ध्वनियों के लिए। पहला है भाव, विचारों एवं अनुभवों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। बिना ध्वनि के भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये आवश्यकता है, क्योंकि ध्वनि भाषा का मूल आधार है। तीसरा बिंदु हमारा है ध्वनियों की पहचान के लिए इसके आवश्यक मूल तत्वों अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य और स्वर, व्यंजन आदि का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाना। अब देखेंगे हम ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों का सबसे अधिक प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण है जो है स्वर और व्यंजन। अभी वर्ण में आपने भी पढ़ा था, तो यहाँ पे स्वर, वर्ण और स्वर ध्वनियाँ पढ़ा था। अब यहाँ स्वर और व्यंजन जो ध्वनि है उसका अध्ययन करना है। सामान्य तौर से देखें तो दोनों समान हैं, दोनों एक ही हैं। यहाँ प्रतीक चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम केवल ध्वनियों की बात कर रहे हैं, और वहाँ प्रतीक चिन्ह और लिपि की बात कर रहे थे, बस इतना अंतर है। हिंदी भाषा की ध्वनियों का सबसे प्राचीनतम रूप वैदिक ध्वनि समूह है, किंतु हिंदी भाषा के विकास क्रम में कुछ अन्य विदेशी विद्वानों ने भी अपनी ध्वनियों को शामिल किया है। पाणिनि के अनुसार देखें तो वैदिक ध्वनियों की संख्या 63 या 64 है, किंतु आज हिंदी में लगभग 59 स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ दोनों हैं। 59 जिसको कहते हैं, जिसमें से अधिकतम एवं पर्याप्त ध्वनियाँ वैदिक ही हैं। कुछ
ध्वनियाँ और भी विकसित हो गई हैं, कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग अब हिंदी भाषा में नहीं हो रहा है। तो हिंदी वर्णमाला को हम देखें तो उससे दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। स्वर हो गया और दूसरा हो गया यहाँ पे व्यंजन। अब हम स्वर के विषय में, जिसे वावेल कहते हैं, स्वीट महोदय, पाल पामी महोदय, डेनियल महोदय, जोन्स आदि बहुत से विद्वानों ने स्वर की परिभाषा को स्वीकार किया है। यह परिभाषा दी है कि स्वर वह घोष और कभी कभी आघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। यानी जो ध्वनि अंदर से निकलती है और कोई बाधा नहीं होता है वह स्वर हो जाता है, और जो बाधा यानी दांत, दंतव्य, स्पर्श, ये सब ध्वनि जो स्पर्श करती है वो व्यंजन बन जाता है। क्लियर हो रहा है। स्वरों के उच्चारण में भीतर से आती हुई हवा जब रास्ते में बाधा के कारण उसे रुकना पड़ता है तो मुख विवर से हवा गूंजती है और बिना अवरोध के निकल जाती है। गूंजती हुई स्वरों का स्वतंत्र रूप होता है उच्चारण। स्वर स्वतंत्र रूप से, क्योंकि बाधाएं हैं ही नहीं। अब देखेंगे स्वर की विशेषताएं। स्वर की विशेषताएं 3-4 विशेषताएं हैं। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। स्वर आक्षरिक होते हैं, यानी कि इसका नष्ट नहीं किया जा सकता स्वर को। स्वर सर्वत्र है। स्वर सभी व्यंजनों में है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प माने कम ध्वनि, कम मात्रिक, एक मात्रिक होता है स्वर। अल्प प्राण इसीलिए कहते हैं, उसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे आ। सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। सभी स्वर्ण घोष कहलाते हैं। घोष देख लेते हैं क्या होता है। यानी श्वास लेते समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे से अलग रहती हैं, किंतु बोलते समय वो आपस में मिल जाती हैं और वायु उन्हें धक्का देकर बाहर आ जाती है, जिससे एक प्रकार का कंपन या नाद होता है, आवाज़ होती है, उसे ही घोष उत्पन्न होता है। चिन्हों से हम हिंदी में इन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, री, उ, ए, ओ, औ, ग, घ, ज, झ, ड, ढ। ठीक, जहाँ पर ध्वनि अभी आपने देखा। अब देखिए, ये बात आपने समझ ली, घोष वर्ण। अच्छा, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता आवश्यक नहीं है। घोष में आज हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 अभी पढ़ चुके हैं हम। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ऋ। इन 11 स्वरों में से मुख्य स्वर तो 4 हैं। कौन? आ, ई, उ, ऋ। आ, ई, उ तो आ, ई, उ स्वर के दीर्घ रूप है, दीर्घ स्वर है। संस्कृत में री का भी दीर्घ रूप होता है, किंतु अब हिंदी में री का प्रयोग नहीं किया जाता है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में प्रचलित है। हिंदी में 4 संधि स्वर भी हैं। कौन कौन से 4 संधि स्वर हैं? जैसे आ और ई मिला दिया जाए तो ए बन जाएगा। लिख नहीं पाते हैं भाई आप लोग। आ और ए मिला दिया जाए तो ए हो जाएगा। ऊ और औ मिला दिया जाए, आ और ऊ मिला दिया जाए तो ओ हो जाएगा। और आ और ऊ मिला दिया जाए तो औ बन जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वरों का वर्गीकरण करते समय भोलानाथ जी ने, तिवारी जी, इन्होंने कहा कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर मात्राओं की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद किए गए हैं।
अभी पहले हम पढ़ा भी चुके हैं। ह्रस्व एक मात्रा का, दीर्घ स्वर 2 मात्रा का और प्लुत 3 मात्रा का स्वर होता है। जैसे अ ई जो ह्रस्व स्वर हैं वो सब क्या है, 1 मात्रा के हैं। दीर्घ स्वर जो हैं वो 2 मात्रा के हैं। दीर्घ स्वर कौन, आ ई उ ओ औ। प्लुत स्वर जैसे ओम, तो दीर्घ समय लग गया ना 3 गुना, एक स्वर का जो ह्रस्व था उसका 3 गुना हो गया, इसीलिए त्रिमात्रिक हो गया और ये प्लुत स्वर कहलाता है। अब देखेंगे हम व्यंजन। व्यंजन क्या होता है भाई, बेअंजन, जिसको बिना अंजन के, बिना स्वर के न बोला जा सके वही है व्यंजन। सीधा है उदाहरण। भोलानाथ जी इसमें भी कहते हैं कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से नहीं निकल पाती है, या तो इसे पूर्ण रूप से रोक दिया जाता है या अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग यानी छोटे रास्ते से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है, और मध्य से हटकर या दोनों तरफ से, गाल के दोनों तरफ से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है, नाद करते हुए। नाद माने ध्वनि होता है। वायु मार्ग से पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है तो वह व्यंजन कहलाता है। ये भोलानाथ जी कहते हैं। सही बात है। अब देखिए हिंदी में 47 यानी 47, यहाँ पे देख लेते हैं। व्यंजन यहाँ लिखते हैं, व्यंजन, सॉरी यहाँ लिखते हैं व्यंजन, तो लिख नहीं पाते हैं। व्यंजन मान लीजिए, तो व्यंजन कितने होते हैं, 47। ठीक। आप देखिए ये जो ध्वनियाँ हैं वो कैसे हैं। स्पर्श व्यंजन हो गए 25, जिसमें का वर्ग, गिरोह जिसको हमने पढ़ाया था, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये इतने क्या हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। यानी का से का कहाँ से निकलता है, कंठ से अभी बताया था, और इस तरीके से मैंने बताया था मूर्धा और आदि आदि। तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये आपका हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक। एक का वर्ग है, एक चा वर्ग है, एक टा वर्ग है, एक ता वर्ग है, एक पा वर्ग है, एक क्रमशः एक 25 हो गया। ठीक है। अब या रा ला वा आपने पढ़ा अभी। या रा ला वा क्या होता है, वर्गहीन अंतस्थ व्यंजन है। ये अंदर से ध्वनियाँ जो निकलती, या रा ला वा, बोलिए। ठीक। इसमें भी वर्ग किया गया है, वर्गीकरण इसका किया गया है, पिछले वीडियो में देखिएगा। वर्गहीन अंतस्थ, इसे ही आर्ध स्वर कहते हैं। या रा ला वा को हम क्या कहते हैं, या आर्ध स्वर कहते हैं। अब देखिए स श स हा, ये वर्गहीन ऊष्म है, जिसमें घर्षण पैदा होता है ध्वनि के, और उसके द्वारा जो ध्वनियाँ निकलती हैं स स हा, ये वर्गहीन ऊष्म व्यंजन है। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 25 और 8 33, 33, यानी 25 ये थे स्पर्श, और ये 8 हो गए, एक 4 हो गए अर्थ स्वर, प्लस 4 फिर हो गए कितने, वर्गहीन ऊष्म, तो ये हो गया 33। अब इसके अतिरिक्त 2 वर्ण और होते हैं जो अनुस्वार पढ़ते हो, अंग जिसको कहते हो, अंग। अंग क्या है, अनुस्वार, और आह क्या है, विसर्ग। ये दोनों हैं अयोगवाह, और इसमें अंग अनुस्वार हो गया आहा, तो ये दो और जोड़ दीजिए इसमें, 25, ये हो गया 8, 8 में 2 और 10, तो इस तरीके से 25 10 और 33 हो गया था। 33 के बाद फिर अब 2 ये अयोगवाह हो गए, 35 35 हो गया। अब देखिए एक कौन सा व्यंजन है आपका, एक व्यंजन कौन सा भाई,
इसका उच्चारण और 5 ध्वनियाँ आई हैं कहाँ से? क ख ग घ सॉरी क ख ग ज फ, यानी जिसमें हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर से, है ना, इरेज ऑल, ठीक। अब फिर से लिखते हैं, देखिए। अब देखिए जो का लिखते हैं हम लोग ऐसे, यहाँ बिंदी रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा का, और गा लिख दें मान लो, यहाँ बिंदी जो लिख देते हैं, ये सब हैं फारसी के शब्द, और जो हिंदी ध्वनि में अपना लिए गए हैं इसे हम मान लेते हैं, तो ये हो गए 5। इसमें क ख ग ज फ, का ख खे से जो लिखते हैं उर्दू में, ग गैन से, यहाँ बिंदी रखता है गैन से लिखते हैं, ये काफ से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और फिर फा, फे से लिखते हैं ऐसे, ठीक है, यानी फे फा हो गया, यहाँ पे बिंदी रख देते हैं, पहचान के लिए किए है, फारसी से लिए गए हैं। तो ये 5 हो गया, क ख ग और ज फा। इसके अतिरिक्त ढ़ा, डा ढा पढ़ा है आपने ना, डा और ढा ऐसे होता है, ढा से ढक्कन, डा से डलिया, लेकिन यहाँ पे जब बिंदी रख दें और यहाँ पे बिंदी रख दें, ठीक है, पढ़ाई लड़ाई करना, ठीक है, इन स्वरों का प्रयोग करते हैं। ये 2 स्वर ऐसे हो गए जो विकसित हुए हैं, 9 विकसित ध्वनियाँ। और फिर 2 व्यंजन संयुक्त मिश्रित व्यंजन, और फिर 4 मिश्रित व्यंजन। कौन से? छ, त्रंग, ज्ञ, स्र। इसका मिश्रण आप जानते ही हैं कि क और श मिला करके छ बन गया, और ता और रा त्र बन गया, ज और या ज्ञ बन गया, और स्र स और रा स्र बन गया, श्री वाला। तो ये 2 ध्वनियाँ, 2 व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है जो हमने बताया था अभी, ड और ढ, ये वाला, ये, ठीक। तो अब हमको व्यंजन के विषय में आगे कल पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण हम कल पढ़ेंगे। लंबा टॉपिक हो रहा है, आपको स्मरण नहीं आ पाएगा, तो इसको शॉर्ट में हम फिर से देख लेते हैं। ध्वनि क्या है? जब हम स्वर तंत्रिका से, यानी हेड, खोपड़ी से, सारे अवयवों से स्वर का जो काकल आदि हैं, जिह्वा, होस्ट, ठीक है, मूर्धा, इन सब से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, कुछ रुक कर निकलती हैं और कुछ स्वयमेव स्वतंत्र रूप से निकल जाती हैं। जो स्वतंत्र रूप से निकलती हैं वो स्वर हो जाते हैं, और जो बाधा उत्पन्न करते हुए निकलती हैं वो व्यंजन हो जाते हैं। कुछ कम समय में निकलते हैं और कुछ ज़्यादा समय में निकलते हैं। इस तरीके से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हो जाता है। और इसी तरीके से हम देखें तो कुछ अंतस्थ हो जाते हैं, कुछ संघर्षी हो जाते हैं, कुछ घोष हो जाते हैं, कुछ अघोष हो जाते हैं। ये सब केवल इनके आधार पर है। जो आपका हेड है उसमें आप क्या करें, ध्वनि करके पहचान सकेंगे। पहले इसको पढ़िए, ध्वनि कीजिए, फिर देखिए, फिर देखिए, फिर पकड़ लीजिए इन आवाज़ों को, इन ध्वनियों को, इन स्वनिम को, और उनको, उनके चिन्हों को पहचान लीजिए कि फिर कभी त्रुटियां नहीं होंगी। मुख विवर माने मुख के छेद से, ये विवर माने जान लेना, छेद से, ठीक है। तो ये ध्वनि का अर्थ हो गया कि विचारों, भावों, अनुभवों को प्रदान करने का एक माध्यम होता है। तो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं। इसका प्रतीक हो गया अक्षर। अक्षर माने जिसका खंड न किया जाए, जिसका क्षरण न किया जाए। और स्वर हो गया, और व्यंजन जो हो गया वो जो बिना अंजन के वो कुछ नहीं है, यानी व्यंजन को हम बिना स्वर के बोल ही नहीं सकेंगे, इसलिए उसको व्यंजन कहते हैं। वागेंद्रियाँ माने जब मुख से, या मतलब जो बोलने के अवयव हैं, भाग हैं, जो पार्ट हैं, उसी को हम कहते हैं वागेंद्रिय। ध्वनि की आवश्यक तत्व है स्पष्टता, शुद्धता, सार्थकता, तरंगता, ठीक।
ध्वनि के आवश्यक मूल तत्वों की आवश्यकता इसलिए है कि इसके बिना विचार, भाव और अनुभव का आदान प्रदान नहीं हो सकता, यानी संप्रेषण नहीं हो सकता। दूसरा, ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। ध्वनि भाषा का मूल आधार होता है। ध्वनि की पहचान के लिए इसके आवश्यक मूल तत्वों, अक्षर, वर्ण, शब्द आदि का, स्वर व्यंजनों का ज्ञान अच्छे तरीके से होना चाहिए और उसका भी प्रयोग किया जाता है। ध्वनियों का वर्गीकरण करें तो दो प्रकार की ध्वनियाँ हो गई, स्वर यानी वावेल और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। स्वर हिंदी में देखें तो 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं आपके, अभी बताया था मैंने कितने, 47, ठीक, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। स्पर्शी व्यंजन हो गए 25, वर्गहीन अंतस्थ 4, वर्गहीन ऊष्म 4 और फारसी से लिए गए 5 और मिश्रित ध्वनियाँ हो गई 4 और आपका ये सब हो गया 2 हो गए अयोगवा, अनुस्वार अंग वाला और आहा विसर्ग। धन्यवाद। अब हम कल मिलेंगे आप लोगों से। आशा है कि आपको समझ आया होगा और थोड़ा सा श्यामपट या इस पे हम स्क्रीन पे लिख पाते काश। तो अभी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, एक पेन की व्यवस्था कर रहे हैं तो जिससे हम लिख करके आपको अच्छे से और अच्छे से समझाते रहेंगे। आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। जितना समझ में आए उतना नोट्स बनाइए। जब आप थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण लिखेंगे तो उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उस पर आपका ध्यान जाएगा और आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे समस्या में, त्रुटि में, तो उस समस्या का और त्रुटि का निदान तो हो जाएगा। ये सत्य वचन है और ये आप ध्यान दीजिएगा और इसको करके देखिए। कभी आधा अधूरा चीज़ लिख दीजिए कहीं, वो देखिए आपको अपने आप धीरे धीरे करके इतना आकृष्ट कर लेगा, अपने आप में संलग्न कर लेगा, उसके प्रति आप इतना जागरूक हो जाएंगे कि वह हल आप पा लेंगे, अवश्य पा लेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।